नमस्कार साथियों। आज मैं दादाजी के चौपाल की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है माँ की ममता और मन की पीड़ा। विद्या दर्जी के घर पर उनकी पत्नी और 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ और उनसे छोटा बेटा शंकर, जो अपने माता पिता तथा तीनों बहनों के लाड़ प्यार की छांव तले बड़ा हो रहा है, जिन्हें लेकर पत्नी मंजू हमेशा ही व्याकुल रहती है। शंकर थोड़ा चंचल प्रवृत्ति का है और सभी बहनें उसे हमेशा अपनी सिर आंखों पे बिठा के रखती है। ऐसे में एक रोज़ जब वह बीमार पड़ गया तो उसकी माँ उसे लेकर अपने नज़दीक के एक छोटे से क्लिनिक में गई। डॉक्टर साहब को बेटे के बारे में बताया और कहने लगी, डॉक्टर साहब, आप अभी बुखार की एक खुराक दे दीजिए, बाद में इसके पापा के आने पर हम इसे बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। शंकर की माँ मंजू की बात सुनकर डॉक्टर साहब को बड़ा ही आश्चर्य होने लगा कि मरीज की माँ के विचार कैसे निम्न प्रवृत्ति के हैं। अभी आप 1 या 2 खुराक दे दीजिए, बाद में इसे बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, वहाँ पर दिखा देंगे। डॉक्टर साहब मन ही मन सोचने लगे, इसका मतलब है शंकर की माँ मंजू मुझे कोई दुकान वाला या कंपाउंडर समझ रही है। कोई बात नहीं, जिसकी जो समझ है उसे लेकर हम भला किसी को क्या कह सकते हैं। असल में घर के नज़दीक वालों के लिए सभी के मन में ऐसे ही विचार आते हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब शंकर को अच्छी तरह से चेकअप करके कहने लगे, भाई इसका बुखार तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे में एक इंजेक्शन लगा देता हूँ और 2 दिन की दवाई दे देता हूँ। 2 दिन की दवाई खाने से यह ठीक हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर से दिखा लेना। परंतु मंजू की जिद के आगे डॉक्टर साहब भी विवश हैं। शंकर इंजेक्शन की बात सुनते ही रोते हुए वहाँ से भाग गया और अपने घर पहुँच गया। ऐसे में मंजू को 2 खुराक देने के अलावा कोई उपाय नहीं रहा। मंजू डॉक्टर साहब से 2 खुराक लेकर चली गई और कहा, डॉक्टर साहब पैसे मैं बाद में दे दूंगी। डॉक्टर साहब देखते ही रह गए पर कहा कुछ नहीं। मंजू अगले दिन सुबह को अपने बेटे को लेकर वहाँ के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में गई। वहाँ पर शंकर का ट्रीटमेंट चालू करते हुए शंकर को इंजेक्शन के साथ कुछ दवाइयाँ दी गई। 2-3 दिन के पश्चात जब उसका बुखार नहीं उतरा तो मंजू अपने बेटे को लेकर दूसरे अस्पताल में गई, जहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत सी जांचें लिख कर दी और कुछ दवाइयाँ देते हुए कहा कि इसे सुबह शाम इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। ऐसे में उसे टाइम से यहाँ लेकर आना होगा, इंजेक्शन मिस नहीं होना चाहिए। आने जाने में अगर दिक्कत होती है तो हम यहाँ पर भर्ती करके भी रख सकते हैं। इस तरह से लगातार 17-18 दिन तक रोज़ सुबह शाम इंजेक्शन लगवाने और बहुत सी दवाइयाँ खाने के पश्चात भी शंकर का बुखार नहीं उतरा। परंतु उसी बीच एक रोज़ मंजू का माथा खराब हो गया। मंजू अपने बेटे शंकर को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि पागलों की तरह घर छोड़कर रास्ते पर निकल गई और सभी को बहुत सी अनाप शनाप बातें बकने लगी। ऐसा होना भी बड़ा ही स्वाभाविक है, क्योंकि मंजू के बेटे का बुखार 17-18 दिनों से नहीं उतरा, जबकि सुबह शाम 3-3 इंजेक्शन लग रहे हैं। ऐसे में भला ऐसी कौन सी वजह होगी कि अब तक उसका बुखार नहीं उतर रहा है। मंजू अपने बेटे को बेहद प्यार करती है। ऐसे में उसकी ममता ने उसको अंदर से झकझोर कर दिया है। अगर मंजू की जगह कोई और होती तो शायद उसकी भी हालत वैसी ही होती। मंजू डॉक्टरों का गुस्सा रास्ते पर चल रहे लोगों पर उतारने लगी, मानो वह पागल सी हो गई है। स्वाभाविक है कि माँ की ममता उसे ऐसा करने को प्रेरित कर रही है। उसके 4 बच्चों में सबसे छोटा है और सबसे प्यारा है, इस कारण उसकी चिंता भी जायज़ है। इस कारण उसका पागल जैसा होना भी बहुत ही स्वाभाविक है। मंजू कहने लगी, कैसे डॉक्टर हैं, कैसी दवाई देते हैं, जबकि 1 आधा खुराक खाने पर लोगों का बुखार उतर जाता है और आज 17-18 दिन हो गए
इन डॉक्टरों से मेरे बेटे का बुखार नहीं उतर पाया। यह डॉक्टर हैं या कुछ और है, केवल पैसा ऐंठने की फिराक में रहते हैं। क्या किसी का बुखार उतारने में इतना समय लगता है? रास्ते पर ऊंची आवाज़ में किसी महिला के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर डॉक्टर साहब जब बाहर आकर देखते हैं तो मंजू पागलों की भांति बकबक करते हुए रास्ते में चल रही है। उसके हाथों में एक बड़ा सा बांस का डंडा है, मानो जो भी उसके सामने आएगा वह उस पर डंडा मार देगी। डॉक्टर साहब चुपचाप अपनी क्लिनिक में बैठे रहे और सारी बातों को सुनते रहे, पर किसी से कुछ नहीं कहा। मंजू के चले जाने के पश्चात बाहर आकर रास्ते में चल रहे लोगों से पूछने पर जब हकीकत का पता चला तो मन ही मन अफसोस जताते रहे और यह सोचकर कि जहां मैंने एक इंजेक्शन लगाने की बात कही तो मंजू का बेटा रोता हुआ यहाँ से चला गया, और अब जब 17-18 दिनों तक लगातार सुबह शाम उसे इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि शंकर को तकलीफ़ तो हो ही रही होगी। ऐसे में मंजू के भीतर की माँ की ममता भी उछल पड़ी और अपने बच्चे की बीमारी के कारण उसकी चिंता जताते हुए उसके मन में बहुत पीड़ा हो रही है। ऐसे में वह अपने आप में पागलों की भांति हो गई है। समय के साथ साथ लंबी चिकित्सा के बाद शंकर की बीमारी ठीक हो जाती है, पर उसकी माँ मंजू अपने बेटे की बीमारी के कारण बहुत दुखी हो गई है। वह सर्वदा अपने बेटे का ख्याल रखने की कोशिश में लगी रहती है। उसे हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखने की कोशिश करती है ताकि उसको फिर से किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। पर शंकर एक लड़का है और बहुत ही चंचल भी है। ऐसे में वह अपनी बहनों की तरह शांत होकर घर में तो बैठा नहीं रह सकता। मंजू ने घर के सभी लोगों को हिदायत दे रखी है कि सभी लोग बेटे शंकर के ऊपर नज़र बनाए रखें ताकि उस पर किसी तरह की कोई नई मुसीबत न आ सके, क्योंकि जब भी शंकर को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो माँ मंजू पागलों की भांति हो जाती है। पर समय का क्या भरोसा, शंकर इतना चंचल है कि कब कहाँ चला जाए कुछ पता नहीं चलता। मोहल्ले के और बच्चों के साथ खेलते हुए कभी भी मेन रोड पर चला जाता है, और एक रोज़ ठीक वैसा ही हुआ कि पतंग उड़ाने का मौसम था। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन जब सभी लोग पतंग उड़ाने में व्यस्त थे, तभी अचानक कब शंकर और दूसरे बच्चों के साथ पतंग लूटते हुए मेन रोड पर चला गया, किसी को पता भी नहीं चला। इतने में शंकर के साथ 2 बच्चे भी कार के नीचे आ गए और इस एक्सीडेंट में उन बच्चों के साथ शंकर के पैर की हड्डी भी टूट गई। जब शंकर की माँ मंजू तक खबर पहुंची तो वह पागल होकर रास्ते पर आ गई। अपने बेटे की हालत को देखकर मंजू अचानक बेहोश होकर गिर गई। आनन फानन में शंकर के साथ उसकी माँ को भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ऐसे में लगभग दोनों को सप्ताह भर के लिए अस्पताल में ही रहना पड़ा। 1 सप्ताह के बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, पर दोनों में कुछ फ़र्क है। मंजू को अस्पताल में ड्रिप के साथ कई सारे इंजेक्शन और दवाइयाँ देकर उसकी शारीरिक कमजोरी को अच्छा करने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। वहीं शंकर के पैरों में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। उसे हिदायत दी गई है कि वह ज़्यादा चलने फिरने से बचे ताकि फिर से कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। माँ मंजू की तबीयत अभी ठीक है, पर अपने बेटे को लेकर मन ही मन बहुत व्याकुल रहती है। हमेशा एक डंडा लेकर अपने बेटे की पहरेदारी में जुटी रहती है ताकि शंकर अपने बिस्तर को छोड़कर घूमने फिरने न निकल सके। उसका कहना है कि बिस्तर पर लेटा रहे या तो कुर्सी पर बैठकर समय बिता, उसके आगे उसको कुछ भी करने की इजाज़त नहीं है। पर उसका चंचल मन हमेशा उड़ने को व्याकुल रहता है और अपने ही मन से तरह तरह की कोशिशों में जुटा रहता है कि कब मौका मिले और वह भागते हुए अपने दोस्तों के साथ पतंग लूटने चला जाए। शंकर के पिता विद्याधर जी ने अपने घर पर सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर रखी है ताकि बेटे का मन चंचलता के बजाय बंधन में बंधा रहे। उनकी तीनों बेटियां भी आजकल
घर से बाहर नहीं निकलती। पर उन्हें तो स्कूल में जाना होता है ना। ऐसे में उस समय तक मंजू अपने बेटे के सामने डंडा लेकर बैठी रहती है और उसकी पहरेदारी करती है। मंजू के बच्चे के प्रति प्रेम ने उसे इस कदर मोहित कर दिया है कि वह हमेशा अपने बेटे को लेकर चिंताग्रस्त रहती है। कभी कभी वह थकावट के कारण कुर्सी पर बैठे बैठे ही नींद ले लेती है, तो कभी जमीन पर लेटकर ही सो जाती है, जिसे लेकर शंकर तथा उसकी तीनों दीदियां हंसी मजाक करती रहती है। और खेल खेल में छोटी दीदी नेहा अपनी माँ के पास रखा डंडा लेकर मजाकिया लहजे में शंकर के पैरों में लगाते हुए कहती है कि अभी तो तेरे इस पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, इस पर डंडा मारने से तेरा पैर नहीं टूट सकता, उल्टा डंडा ही टूट जाएगा। अगर दूसरे पैर में मारूं तो दूसरे पैर की हड्डी टूट जाएगी। ऐसे में तुझे और 3 महीने की छुट्टी हो जाएगी। तो ऐसा करती हूँ, तेरे दूसरे पैर को हम डंडा मारकर तोड़ देते हैं। चारों भाई बहनों के हंसी मजाक करने की आवाज़ में जमीन पर सोई हुई नेहा की माँ की नींद टूट गई और अचानक से गुस्से में आ गई। उसने नेहा से डंडा छीन लिया और जब तक नेहा कुछ समझ पाती उससे पहले ही बिना सोचे समझे बेटी पर डंडा चला दिया। नेहा अपने आप को बचाने की जुगत में रही। ऐसे में डंडा उसकी हथेली के ऊपर वाले हिस्से में लगा और ऊपर के तरफ जहाँ पर डबल हड्डी होती है उनमें से एक हड्डी टूट गई। नेहा अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ते हुए ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। पहले तो मंजू उसे नज़रअंदाज कर गई। उसके बाद जब देखा कि हथेली के ऊपर वाले हिस्से में बहुत सूजन आ गई है और नेहा दर्द के मारे रो रही है, तो उसको लेकर बगल वाले डॉक्टर के पास गई ताकि एक आधी गोली खिलाकर उसके दर्द को कम किया जा सके। परंतु डॉक्टर साहब ने जब देखा तो उन्हें पता चल गया कि नेहा की हड्डी टूट गई है। ऐसे में डॉक्टर साहब उसे अस्पताल में ले जाने की सलाह देते हुए कहते हैं कि इसकी तो हड्डी टूट गई है, इसे प्लास्टर चढ़ाना होगा, एक आध गोली से कुछ नहीं होगा। प्रथम दृष्टया तो मंजू को उनकी कही बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। विद्याधर जी घर में लौटने के पश्चात जब नेहा को अस्पताल में लेकर गए तो एक्सरे करवाकर देखने के पश्चात डॉक्टर साहब ने उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा दिया। अब मंजू अजीब सी मुसीबत में पड़ गई। घर में 2-2 बच्चे, ऐसी हालत में चलते मंजू सोच में डूबी रहती है। पड़ोस वाले भी खबर मिलने पर जब देखने को आते हैं तो अपने मन की कथा सुनाकर रोती रहती है, जिस पर लोग संवेदना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अपना धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। पर माँ की ममता ने मंजू को अंदर ही अंदर इतना परेशान कर रखा है कि वह कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और पागलों की भांति हो जाती है। ज़मीन पर बैठे बैठे कभी कभी पागलों की भांति बातें करते हुए सभी को गालियां बरसाने लगती है, जिसे देखकर विद्याधर जी समझदारी से उसके पास से डंडे को उठाकर फेंक देते हैं ताकि किसी और को डंडा ना मार सके। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम भी आपके लिए ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकें। धन्यवाद।